नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। साथी से मजाक करना जवानों को पड़ा महंगा, बुरा लगा तो चला दी अंधाधुंध गोलियां, 4 की हो गई मौत। झीरम आयोग की जांच रिपोर्ट के आधे अधूरे होने की आशंका। सीएम भूपेश ने आयोग और एनआईए की जांच पर उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के सूफी गायक मदन चौहान को पद्मश्री सम्मान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सीआरपीएफ के कैंप में हुई गोलीबारी महज मजाक के चलते होने की जानकारी सामने आ रही है। यहां के जवान रितेश रंजन ने अपने ही साथियों को गोलियों से भून डाला। इस दौरान 4 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। सीआरपीएफ कैंप के सूत्रों के मुताबिक ड्यूटी खत्म होने के बाद रोज जवानों के बीच मजाक मस्ती चलती थी। रविवार को भी कैंप के बैरक में साथी किसी बात पर रोज की तरह मजाक कर रहे थे, लेकिन रितेश को मजाक बुरा लगा। रितेश और जवानों के बीच थोड़ी अनबन भी हुई थी, जिससे वह साथियों के बीच से हट गया था। कैंप के अंदर स्थित जिस बैरक में रितेश रहता था, उसी बैरक में अन्य 9 जवान भी रहते थे। बताया जा रहा है कि देर रात रितेश की कैंप में संतरी की ड्यूटी लगी थी। रात करीब 3 बजे वह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस समय बैरक में मौजूद अन्य जवान गहरी नींद में सोए हुए थे। इस दौरान रितेश ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 उठाई और बैरक के गेट पर खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान उसने सामने की तरफ सोए कुल 7 लोगों को तो गोलियों से भून दिया, लेकिन पीछे की तरफ सोए 2 जवानों तक गोलियां नहीं पहुंच सकी। उन्होंने किसी तरह से खाट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद जवान ने दिन भर अपना मुंह नहीं खोला और चुप्पी साधे रहा। फिलहाल पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों की तरफ से इन बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सुकमा कैंप में हुई गोलीबारी में मृत जवानों में रोहतास जिले के संझौली थाना अंतर्गत गरुड़ा ग्राम के निवासी धर्मेंद्र सिंह भी शामिल हैं। वह छठ पर्व पर घर आने वाले थे। उनकी पत्नी के मोबाइल पर धर्मेंद्र की मौत की खबर आते ही छठ पूजा का सारा उत्साह मातम में बदल गया। झीरम नरसंहार की जांच रिपोर्ट सीधे राज्यपाल को सौंपे जाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी मीडिया से हुई है। उन्होंने रिपोर्ट के आधा अधूरा होने की आशंका जताते हुए सवाल उठाया कि केंद्र सरकार इसकी नए सिरे से जांच करने की अनुमति हमें क्यों नहीं दे रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मान्य परंपरा के मुताबिक राज्य से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। उन्हें मीडिया से पता चल रहा है कि आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें विधि विभाग से अभिमत दिया जा रहा है कि उसमें ऑप्शन क्या है, और इस बीच में मीडिया से जानकारी मिल रही है कि रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया गया है। तो जब जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय वृद्धि की मांग किया जा रहा है, और दूसरे तरफ राज्यपाल को सौंप दिया गया है। ये दोनों बात विरोधाभास है। इसका मतलब जांच पूरा नहीं हुआ, और जांच पूरा नहीं हुआ तो क्या आधा अधूरे रिपोर्ट सौंपा गया है, और वो भी मान्य पार्टी के विपरीत राज्यपाल को सौंपा गया। अभी तक के तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है, पूरे देश में ही होता है कि सरकार को सौंपा जाता है और सरकार है फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा पटल में रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार उसको रख भी नहीं सकता। आयोग की रिपोर्ट को ये बाध्यता है कि उसे विधानसभा के पटल में ही रखा जाता है। अब ये राजभवन भेजा गया, ये भी मीडिया के माध्यम से पता चला। सीएम ने बताया कि घटना के बाद अब तक झीरम आयोग का कार्यकाल 20 बार बढ़ाया जा चुका है। आयोग का कार्यकाल एक बार और बढ़ाए जाने पर विचार चल ही रहा था कि इसी बीच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट आधी अधूरी है। इस घटना की जांच एनआईए द्वारा की गई। उससे संबंधित रिपोर्ट 3 साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार को नहीं सौंपी गई। मैं सार्वजनिक कर दूं, जांच कौन करेगा? जो गवाही से एनआईए पूछताछ नहीं कर पा रही है, और जो भारत सरकार हमको जांच करने की अनुमति नहीं दे रही, फाइल हमको वापस नहीं कर रहे हैं, मैं बोल भी दूंगा तो जांच कौन करेगा? बताए उन बिंदुओं पे जांच करेगा? ऐसे बयानों को कैसे देखें उन लोगों के? ये सीधा गुमराह करने वाली बात है। आखिर इस षड्यंत्र में कौन लोग थे? भाजपा और केंद्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार के बैठे हुए लोग किसको बचाना चाह रहे थे? सवाल इस बात का है, क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं? SIT जांच, राज्य सरकार को जांच करने देने से उनको तकलीफ क्या है? सवाल तो इस बात का है। मेरा सवाल आज भी है, एनआईए क्यों वापस नहीं करी जब फाइनल रिपोर्ट कर दी है, और अब ढकोसला क्यों कर रहे हैं कि हम बुला रहे हैं जांच के लिए, किसी को नोटिस दे रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं? क्या बढ़ा? 3 साल हो गया हमको लिखते, एक कदम बढ़े क्या एनआईए? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र हुआ था
और ये लोग जानते हैं कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसको ये लोग बचा रहे हैं। प्रदेश के सुप्रसिद्ध सूफी गायक मदन सिंह चौहान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। समारोह के बाद राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात में सूफी गीत सुनने की इच्छा जताई। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और उन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। 74 वर्षीय मदन सिंह चौहान पिछले 50 साल से रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आकाशवाणी के लिए 1975 से 80 के बीच छत्तीसगढ़ी धुनें भी बनाई। 3 दशकों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में प्रस्तुति दे चुके हैं। शाम के वक्त उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन करके बधाई दी। अंबिकापुर की मणिपुर चौकी पुलिस ने चंगाई सभा के नाम पर लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक कर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले पादरी सहित 2 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। अंबिकापुर शहर से लगे गांव उदयपुर ढाब में चंगाई सभा के नाम पर ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन का लालच देने वाले बिलासपुर से आए एक पादरी व एक अन्य के विरुद्ध ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यहां पिछले 2 दिनों से अनिल किस्पोट्टा नामक ग्रामीण के घर पर आसपास के गांव से ग्रामीण महिला पुरुषों को बुलाकर उन्हें स्वस्थ रखने के लिए चंगाई सभा के नाम पर धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इस काम के लिए बिलासपुर से एक पादरी साल्वेशन मिंज को बुलाया गया था। मामले की शिकायत पर पुलिस ने 2 के खिलाफ जुर्म दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर चौकी अंतर्गत एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी जिसपे कि एक धार्मिक सभा का आयोजन उदयपुर ढांड नामक स्थान पर हो रहा है, जिसपे कि एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसकी धारा 4 के तहत इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक साल्वेशन मिंज नामक व्यक्ति थे जिसके खिलाफ जिसे गिरफ्तार करके जमानत मुचलके पर छोड़ा गया। इसमें कुल 2 आरोपी है, अनिल किस्पोट्टा जो उस उदयपुर ढांड का निवासी थे और एक अन्य आरोपी जो साल्वेशन मिंज है जो बिलासपुर से आए हुए थे। प्रदेश सरकार राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर तेजी से कवायद कर रही है। कैबिनेट की बैठक में नई फिल्म नीति को मंजूरी मिली तो अब फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर जमीन के आवंटन को अंतिम रूप देने की तैयारी है। हालांकि अभी NRDA और संस्कृति विभाग के बीच जमीन का पेच फंसा हुआ है। संस्कृति विभाग द्वारा पहले रायपुर में 300 एकड़ जमीन की मांग की गई थी, लेकिन अंत में 115 एकड़ जमीन ही दिए जाने पर सहमति बनी। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य का कहना है कि नवा रायपुर में फिल्म सिटी निर्माण के लिए जमीन किफायती दरों में दिए जाने को लेकर प्रस्ताव शासन को दिया गया है। सेंट्रल GST ने टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 3000 कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। उन्हें जल्द ही बकाया टैक्स की राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में कई कारोबारी नुकसान का हवाला देते हुए पिछले काफी समय से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। उन्हें चिन्हांकित करने के बाद नोटिस जारी किया गया है ताकि बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जमा कराई जा सके। GST के शिकंजा कसने के बाद कारोबारियों ने 170 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। कोरबा जिले की कोतवाली व औरगा पुलिस ने 3 लाख कीमती दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। इन दवाइयों का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 256 नग कफ सिरप, 1408 नग कैप्सूल जब्त किया गया है। ASP अभिषेक वर्मा, CSP योगेश साहू ने बताया कि नशा में प्रयुक्त होने वाली दवाइयों की बड़ी खेप लाने और खपाने की सूचना पर कोतवाली TI सनत सोनवानी के नेतृत्व में टीम ने इमली डुग्गू गौ माता चौक के पास घेराबंदी की। यहां सिकंदर खान व शफीक मेमन के पास रखी बोरी से 148 शीशी कफ सिरप व 448 नग कैप्सूल बरामद किए गए। इसी तरह उर्गा थाना के बरबसपुर के पास मनीष जागृति, धीरेन्द्र शुक्ला और चंद्रेश महंत के पास से 115 नग कफ सिरप व 960 कैप्सूल बरामद किए गए। कोतवाली थाना में और दूसरा उर्गा थाना में, इसमें कुल 5 आरोपी हैं। NDPS एक्ट के तहत इसमें नशीली टैबलेट और कफ सिरप जो बिना डॉक्टर के या चिकित्सक के बिना प्रिस्क्राइब के सामान्य लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसका इलीगल इनके पास से बरामद हुआ है और ये कहीं ना कहीं इसको बेचने या फिर नशे के व्यापार में शामिल थे। तो इनको 5 लोग जो आरोपी बने हैं उसमें नाम है एक सिकंदर खान और शफीक मेमन, दोनों जांजगीर जिले के रहने वाले हैं, और मनीष जागृति, धीरेन्द्र शुक्ला, चंद्रेश महंत ये उर्गा कोरबा जिले के रहने वाले हैं। इसके पास से करीब दोनों मामले में इन 5 आरोपी के पास से 256 नग कफ सिरप और उसी प्रकार से 1408 नग कैप्सूल बरामद हुआ है। इनके पास से
2 दोपहिया वाहन भी बरामद हुआ है। NDPS एक्ट के तहत अपराध इसमें कायम किया गया है और जितने भी जो नशीली दवाएं जो मिली है उनका बाजार मूल्य तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास है। ये पांचों का भी रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र की MRD यूनिट 2 में देर रात हुए विस्फोट की चपेट में आकर 6 मजदूर झुलस गए। इनमें 2 मजदूर BSP और 4 यादव एंटरप्राइजेस के ठेका मजदूर थे। बताया जा रहा है कि हादसा प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुआ है। मजदूरों को बिना सुरक्षा कॉस्ट्यूम के गर्म स्लैग में पानी डालने के लिए भेज दिया गया था। जैसे ही मजदूरों ने स्लैग में पानी डाला, उसमें विस्फोट हो गया। पांचों मजदूरों की हालत को देखते हुए उन्हें सेक्टर 9 स्थित अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।